हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल और आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष की ये आज हमारी पहली क्लास है। और आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये इकोनॉमिक के चैप्टर है और बच्चे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में ज्यादा उलझते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी टर्मोलॉजी उनके सामने रहती है जिसको देख के हम बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेहोश होने की जरूरत नहीं है। होश में होकर पढ़िए। बढ़िया आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। प्लीज बुक की लैंग्वेज मत जाना, बुक में क्या लिखा, बुक में क्या नहीं लिखा, बट जो भी पढ़ाऊंगा सब बुक में मिल जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टर्म लिखिए, दो टर्म लिखिए। यहाँ पर एक मनी लिखिए, एक क्रेडिट लिखा है। हम दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में भी दोनों अलग अलग दिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनी। यदि आप मनी को आज के रुपीस में कंसिडर करते हो तो आप गलत हो। मनी क्या है? क्या है मनी? बताओ मुझे। मनी मतलब पैसा? गलत। मनी तो एक मीडियम हो गया, एक माध्यम है। ये भी एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मनी तो एक क्या माध्यम है। देखो सुनो, आज की डेली लाइफ में आज हम मनी को अलग अलग वे में यूज करते हैं। मतलब यदि किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो, उस दुकान वाले से सामान लिया और आपने उसको कुछ दिया बदले में। कहीं मॉल में गए, है ना, मॉल में गए तो आपने मॉल में बढ़िया पिक्चर पिक्चर देखी, पॉपकॉर्न लिया, सब लिया, आपने उसको दिया, तभी उसने कुछ दिया सामने से। तो एक मीडियम की जरूरत है ना, जो लेन देन में हेल्प करे। मीडियम की एक जरूरत होती है। बिना मीडियम से कोई ट्रांजैक्शन या लेन देन नहीं कर सकता। तो वही ट्रांजैक्शन का मीडियम क्या है? हमारा मनी। वही क्या है? मनी। चलो, ऐसा नहीं कि मनी आज ही यूज हो रहा है। मनी एंशिएंट टाइम से यूज हो रहा है, बट इसके फॉर्म अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। पहले मनी कैसे यूज किया करते थे? पहले भैया सामान दे दिया कि भैया हमें 10 किलो ये चाहिए, तुम 10 किलो ये रख लो, है ना। उससे बोल दिया भैया थोड़ा सा हमें दे दो, थोड़ा सा तुम ये रख लो। मतलब पहले जो मीडियम था वो थोड़ा सा अलग थे, बट आज का जो मीडियम है पूरा अलग है। हमें पूरा इवोल्यूशन पढ़ना है कि एंशिएंट टाइम पे क्या यूज होता था, मिडाइवल में क्या यूज होता था, और आज की तारीख में क्या यूज हो रहा है। आज के फॉर्म क्या है? मीडियम, सॉरी, हाँ, आज का मीडियम क्या है? मतलब आज मीडियम क्या है बताओ मुझे। आज मीडियम है यूपीआई, है कि नहीं? यूपीआई। हम हर जगह क्या करते हैं? यूपीआई पेमेंट करते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं मीडियम में क्या आ रहा है? लगातार परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो हम पर इसी परिवर्तन को पढ़ते हैं कि पहले कैसे यूज करते थे, अब कैसे यूज करते हैं। चलो देखो, दो टर्मोलॉजी पढ़ोगे ना। एक टर्मोलॉजी दी आपकी किताब में, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, और दूसरी टर्मोलॉजी दी आपकी बार्टर। इस सॉरी, इन दोनों टर्मोलॉजीज को हमें पढ़ना है। ये टर्मोलॉजी देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग है। नहीं, ये दोनों भाई भाई है। बट ये भाई ऐसे हैं, सन फ्रॉम अनदर मदर, है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाली कहानी है। पर है दोनों भाई भाई, बट क्या है? ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये वाली कहानी है ना। भाई तो बट मतलब ये मानो कि कजन भाई है, दोस्त भाई बना लिया, इस तरह की बात है भाई भाई। कैसे भाई भाई बोल रहा था आपने? इसको समझो पहले, बड़े भाई को। बड़ा भाई क्या बोलता है? बार्टर सिस्टम मतलब बड़ा भाई ये बोलता है कि भैया, जो बार्टर सिस्टम है क्या होता है मैं बता दूं। चलो, आपने पुराने जमाने की मूवीज देखी होगी, आपने जोधा अकबर देखी होगी, देखी नहीं देखी? या आपने मोहनजोदारो देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है?
कि भैया मान लो मुझे मार्कर की जरूरत है और सामने वाले के पास कुछ ऐसी चीज है जो मैं उससे एक्सचेंज कर सकता हूँ। मान लो मैंने उसको 1 किलो गेहूं दे दिया, उसने मुझे मार्कर दे दिया, मतलब उसका सामान अलग और मेरा सामान अलग, हम दोनों अपने सामान को एक्सचेंज कर लिया। या फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे जरूरत थी किसकी, मान लो पानी की बोतल की जरूरत थी, मैंने क्या कर दिया, मैंने माइक दे दिया कि भाई माइक रख ले, बोलना तो क्लास पढ़ा देना, मुझे बोतल दे दे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सामान का एक्सचेंज कर लिया उसके साथ। तो इसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पर कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती है। क्या एक्सचेंज की जाती है? कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो क्या है? एक मनी। क्या है? एक मनी है। और ये क्या है? एक मीडियम है। किसका मीडियम है? ट्रांसैक्शन का। जब भी आप वहां से लिखो तो आपका आंसर में ये होना चाहिए कि इट इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसैक्शन, इट इज ए फॉर्म ऑफ मनी, या फिर ये भी लिख सकते हो इट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसैक्शन या मीडियम ऑफ ट्रांसैक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीड की, या हमारी नीड जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है, कमियां पढ़ लेते हैं तो और क्लियर होगा कमी क्या है। मान लो सामने वाले ने दिए गेहूं, मैंने उसको दे दिया गेहूं, उसके घर में ढेर गेहूं है, पहले से इतने गेहूं है, बॉस ने फिर भी गेहूं ले लिए मुझसे। अब उस गेहूं का प्रयोग कर नहीं पा रहा है, तो लंबे समय तक गेहूं पड़े रहेंगे। मान लो मैंने उसको कुछ ऐसा सामान दे दिया जो उसके अभी प्रयोग में नहीं है, लेकिन वो लंबे समय तक रहे तो सामान खराब हो जाएगा। मैंने मार्कर दे दिया उसको, मान लो चलो मार्कर मैंने उसको दे दिया, अब मार्कर दे दिया, उसने रख दिया बिल्कुल ऐसा उल्टा, कुछ भी किसी भी पोजीशन में रख दिया, तो मार्कर खराब होगा ही नहीं होगा, सूख जाएगा। तो मार्कर ढक्कन खोल के ऐसे रख दिया, या इसमें इंकेट नहीं डाली, कुछ भी नहीं करा, तो ये माइक है, इसको चार्ज नहीं करा, डिस्चार्ज हो जाएगा इस समय में। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे सामान किए दिए जाते हैं जो लॉन्ग पर्पस के लिए यूज नहीं होते। दूसरा यह है कि भैया इसमें वैल्यू की सबसे बड़ी चिंता होती है। वैल्यू क्यों भैया? वैल्यू की चिंता कैसे? चिंता इस प्रकार से होती है, मान लो मार्कर 20 का, उसको 20 का कुछ चाहिए, देना पड़ेगा मुझे, जिसकी वैल्यू दोनों की क्या हो? सेम हो। और मान लो मैंने उससे सस्ता सामान ले लिया, मैंने उसको महंगा दे दिया, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? अच्छे से हो जाएगी दिक्कत। तो पहली बात तो लेगा नहीं, वो तो ले भी लेगा लालच में, पर अपन देंगे कैसे? मान लो अपन उसको महंगा सामान दे रहे, उसको बोले सस्ता दे दे भैया, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज की क्या रहती है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। और सुनो, अभी बहुत सारी दिक्कत है इसमें। दूसरा कि सामान दे दिया, उसको रखे कहाँ? ये सामान का ढेर लगा, यहाँ भी ढेर है, वहां भी ढेर है, और हम हमारे लिए कौन सा सामान प्रयोग करने के लायक है वो भी पता नहीं लग रहा। तो मतलब फ्यूचर के लिए स्टोर करने का होता है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, भविष्य के लिए उसको स्टोर करने का होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। और क्या ले सकते हो आप इसमें? ठीक है, लेकिन अब क्या करें सर? तो इसके लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या था? डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बॉन्ड। गजब का रास्ता निकाला भाई साहब ये। बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं लोगों को उतना भा नहीं रहा था, तो एक नया रास्ता निकाल दिया, डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या था? इसमें ये था कि भैया समझो, प्यार से समझना बिल्कुल इज्जत के साथ, ठीक है, जिसको इस मार्कर की जरूरत है, मार्कर उसी के पास जाएगा। और मुझे जरूरत है मान लो पानी की बोतल की, तो मैं उसी से पानी की बोतल लूंगा जिसके पास पानी की बोतल हो और जिसको मार्कर की जरूरत हो। समझो ऐसे, मान लो ये ना एक हरिया नाम का लड़का है ना, इसके पास है पानी की बोतल, है इसके पास पानी की बोतल, लेकिन मेरे पास क्या है? सर मेरे पास तो मार्कर है, और मैं चाहता हूँ कि मार्कर दे के बोतल ले लूं। ना तो उसको मार्कर की जरूरत है, ना मुझे बोतल की जरूरत है, फिर अपन ने चीज कर लिया, तो वो क्या होगा? बार्टर। लेकिन इसमें अलग कहानी है। अलग कहानी क्या है? मुझे चाहिए भैया बोतल, किसी भी हालत में मुझे क्या चाहिए? बोतल। वो उसको चाहिए मार्कर। अब सस्ती हो महंगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 500 रुपए की बोतल है और मेरा 20 रुपए का मार्कर है।
पढ़ाते पढ़ाते कमियां भी निकाल लेना, मतलब इसकी मेरी नहीं है ना। इसके पास 500 रुपए की बोतल है, मेरे पास 20 रुपए का मार्कर है, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। हम दोनों ने क्या करा, हमारा सामान को हम लोगों ने एक्सचेंज करा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम दोनों के सामान की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसको मार के जो तो मार्कर ही लेगा, ये मुझे बोतल की जरूरत है मैं बोतल ले लूंगा, तो इसको बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब जिसमें दोनों व्यक्तियों की जरूरत पूरी हो रही है। ऐसा नहीं कि उसको किसी और सामान की जरूरत है फिर भी उसने ले लिया, नहीं। जिस सामान की जरूरत है वही खरीदेगा, जिस वो दूसरे पर्सन को जिस सामान की जरूरत है वो वही बेचेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही, दिक्कत ये आ रही है ढूंढना पड़ता है इसमें पर्सन को। ढूंढना कैसे पड़ेगा कि भाई जिसको सामान की जरूरत है पहले उसको ढूंढो। हम भैया मुझे चाहिए थी बोतल, वो सामने वाले को चाहिए था मार्कर। मैं पूछूंगा कि एक से भैया तुम्हें क्या क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास ये नहीं चाहिए, आगे बढ़ूंगा, बोतल है क्या मार्कर चाहिए, नहीं चाहिए, वही आगे बढ़ेगा फिर वो। मतलब कहीं ना कहीं दोनों की जो वांट से सेम होना चाहिए, दोनों की कम्युनिटीज क्या होनी चाहिए, भले सेम ना हो लेकिन दोनों की जरूरत होना चाहिए उसमें, ठीक है। और लगभग वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ये दिक्कत है किसकी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड की। एक और दिक्कत है भैया, पहले बाटर स्टार्ट हुआ फिर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आया, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं करा। मार्केट में क्या आया, कुछ नहीं आया मार्केट में, तो बस लोगों ने अपने एक दूसरे के सामान एक्सचेंज कर लिया, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका निकाला एक रास्ता, रास्ता बढ़िया एंशियंट टाइम में इसका निकालने का रास्ता, क्या रास्ता निकालेंगे देखो। तो अब इस बार्टर सिस्टम, सॉरी इस मीडियम ऑफ ट्रांसेक्शन का हम रूप बदलेंगे। क्या बदलेंगे इसका रूप, देखो मैंने पढ़ा सबसे पहले मनी क्या होती है। मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मीडियम ऑफ ट्रांसैक्शन है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो बार्टर सिस्टम में भी हो सकती है और डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड में भी हो सकती है। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं फेल थे। वो दोनों प्रयोग किए जाते थे आपके एंशियंट टाइम में। कब किए जाते थे, आपके एंशियंट टाइम में। अब हमें पढ़ना है कि फॉर्म ऑफ मनी, है ना, कि अलग अलग वे में मनी का कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले पैसा कैसे यूज होता था, मनी कैसे यूज हो रहा है आपके एंशियंट टाइम में, सर बार्टर सिस्टम के थ्रू, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड के थ्रू। लेकिन मिडाइवल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। मिडाइवल में क्या आता है, कुछ चेंजेस आते हैं। कहीं ना कहीं मिडाइवल में मनुष्य अपने को कर लेता है बहुत ज्यादा एडवांस। किस प्रकार से एडवांस करता है, वैसे मिडाइवल में नहीं करता है, एंशियंट में कर लेता है। बार्टर सिस्टम का डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड के बाद ये स्टार्ट करते थे कॉइन। और कॉइन लेके कौन आता है, बाहर के लोग जो इंडिया में आते हैं वो इंडिया में कॉइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और कहीं ना कहीं कॉइन को, इस सिक्कों को एक माध्यम बना लेते हैं एक्सचेंज करने का। किस प्रकार से बनता है सर, सुनो। देखो हमारे इंडिया में कुछ बाहरी लोग हैं, जैसे इंडो ग्रीक आए, शक आए, है ना, परचेंस आए, सिकंदर भी आया था, इस तरह के हम आपने सुने हुए। ये सब भारत में आए तो कहीं ना कहीं इनके देश में तो क्या यूज होता था, कॉइन। ये भी कॉइन लेकर आए भारत में कि हमको सामान लेंगे तो कॉइन से लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्केट में तो सामान के बदले सामान वाली व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को चेंज इन लोगों को, मतलब ये मैं कहूं कि कहीं ना कहीं श्रेय इन लोगों को दिया जाता है कि इंडिया में कोइन कौन लेकर आए, बाहर के लोग लेकर आए, है ना। अब कोइन आ गया तो कोइन एक माध्यम बन गया। यहाँ पर अब कॉइन की क्या बन गई, एक वैल्यू। क्या बन गई, एक वैल्यू। अब हाँ, जो होता था अलग अलग राज्यों ने रूल करा, गुप्तास ने रूल करा, मौर्य ने रूल करा, मुगलों ने रूल करा, दिल्ली सल्तनत आए, सब अलग अलग राज्य आते हैं। सभी अलग अलग राज्यों के समय अलग अलग कॉइन यूज किए जाते हैं, तो सबकी वैल्यू अलग अलग हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि आज 100 रुपए तो 100 की वैल्यू 100 रहेगी, ऐसा नहीं था। पहले हर एक कॉइन की वैल्यू अलग अलग हुआ करती थी, है ना। इस पे मत जाना कितने कॉइन कितने की वैल्यू हुआ करती थी, उस पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एंशिएंट खत्म होने से लेकर मिडाइवल तक क्या यूज होने लग गया, कॉइन। अब एक कॉइन अलग अलग फॉर्म में होने लग गए, यूज होने लगे। कॉइन होते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, लीड के, अलग अलग क्या होता रहे, अलग अलग टाइप के कॉइन मिला करते थे, ठीक है। अब आता भैया अंग्रेजों का जमाना ना।
अंग्रेज आए इंडिया में, तो अंग्रेज आ गए इंडिया में तो हम उसको बोलेंगे मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न है ना। तो मॉडर्न मनी में क्या लेकर आए वो, करेंसी। क्या लेकर आए वो लोग, करेंसी लेकर आ गए। वो आज तक इंडिया में क्या चल रही है, करेंसी ही चल रही है। इतना क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इंडिया में आया सबसे पहले बार्टर। क्या है बार्टर सिस्टम ना। बार्टर सिस्टम के बाद इंडिया में आया डबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड। डबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड के बाद इंडिया में आया कॉइन। कॉइन के बाद इंडिया में क्या आ गया, करेंसी। तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन है किसका, मनी के फॉर्म का, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज का अलग अलग फॉर्म का। बोलो इतना क्लियर है सबको, बड़े आगे। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब यही मनी किस फॉर्म में यूज होती है आज की तारीख में, मैं अभी करेंसी में बताऊंगा, करेंसी होती क्या है ना वो भी बताऊंगा अभी। चलो आज की तारीख में मनी किस प्रकार से यूज हो रही है, क्या है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, बताओ मुझे। आप किस प्रकार से अलग अलग वे में पैसे यूज करते हो। क्या आप आज भी 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट यूज करते हो क्या, नहीं। आज हम क्या करते हैं, आज हमें तो डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। डेबिट कार्ड, या हम यूज करते हैं किसका, क्रेडिट कार्ड, है ना। ये क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। या हम यूज करते हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग, या हम यूज करते हैं करेंसी का, नोट 500 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट, या हम यूज करते हैं चेक, या हम यूज करते हैं पेपर नोट का, या हम यूज करते हैं बॉन्ड। ये अलग अलग तरीके आज की तारीख में यूज किए जाते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ मनी। और ये मनी नहीं है, ये सब क्या, करेंसी है। ये यहाँ करेंसी अलग लिखा है, ये पूरा आप बोल रहे हो करेंसी। आपकी नजर में करेंसी होती क्या है पहले बताओ, बोलो करेंसी होती क्या आपकी नजर में, पहले ही बताओ। हम्म, जल्दी बोलो क्या होती है करेंसी। मैं कहूंगा करेंसी एक मीडियम ऑफ ट्रांसैक्शन है, या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, और हर एक चीज करेंसी की तरह काम कर सकती है। जापान में बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। आपका चेक ये भी करेंसी है, डेबिट कार्ड ये भी करेंसी है, नोट अभी दिखाता हूँ आपको नोट ना, पैसा बहुत है अपने पास भी ना। ये 100 का नोट ये भी क्या है, करेंसी है ना। तो सभी क्या है यहाँ पर, करेंसी है। और करेंसी क्या है आज की तारीख में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। जैसे आप बैंक में जाते हो, एक स्टाम्प पे लिख दिया ये मेरी तरफ से 100 रुपए हैं, तो वो क्या कहलाता है, बॉन्ड। तो वो भी क्या बन गए, करेंसी बन गए। अभी आपको डिटेल में समझोगे, सब टेंशन मत लो ना। तो हम आज की तारीख में अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी यूज करते हैं। डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, इन दोनों को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक मनी। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। यूपीआई क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट बैंकिंग। ये इंटरनेट बैंकिंग में आता है। बाकी ये सब किस में आता है, करेंसी। वैसे तो सभी करेंसी में, आपकी बुक में अलग दे दिया, करेंसी को अलग डिफाइन कर दिया, नहीं भाई साहब। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले हम लोग किसके यूज करते थे सर, बार्टर, फिर डबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉन्ड, फिर कॉइन, फिर हमने आया करेंसी आ गई। और करेंसी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इट इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसैक्शन। ठीक है, चलो अब करेंसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो मैंने 100 का नोट दिखाया, इस 100 के नोट की खासियत क्या है बताओ। चलो, खासियत पढ़ने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, वो है आरबीआई। हम अब पढ़ेंगे करेंसी क्या होती है, ठीक है। और करेंसी कौन जारी करता है, करेंसी की इतनी वैल्यू कहाँ है आज की तारीख में, अब ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं देख लो एक बार क्या कर पढ़ना है इसमें अपने को। एक आरबीआई पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो भारत में करेंसी जारी कौन करता है, और करेंसी की इतनी वैल्यू क्या है। आपके पास यदि कोई भी नोट हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 2000 का नोट हो, उस नोट का निकालो, उस नोट का निकालो, मैं भी निकालता हूं।
इट इज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ये क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। इसमें एक लाइन लिखी है, ये देखो, दिखा देता हूँ कैमरा में, दिख रही लाइन? ये लाइन ये बोलती है कि ये आरबीआई की तरफ से लिखी गई लाइन है, ठीक है, आरबीआई की गवर्नर की लाइन लिख के दी है। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। और अब नया नोट है तो इस पे गवर्नर का नाम लिखा शक्तिदास, हाँ, शक्तिकांत दास। ये क्या है? अभी इससे पहले क्या थे? गवर्नर थे हमारे यहाँ के, ठीक है। अब तो चेंज हो गया। पहले ये क्या था? आरबीआई के गवर्नर, मतलब आरबीआई खुद लिख कर दे रही है, वो खुद लिख के दे रही है कि हाँ मैं इसको करेंसी के फॉर्म में यूज करने के लिए अलाउ करता हूं। और कौन लिख के दे रहा है? आरबीआई। ऐसा कौन है आरबीआई? सबका माई बाप है क्या? तो उसने जो लिख के दे दिया वो सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखा है सिर्फ गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जारी कौन करता है? आरबीआई। समझाऊंगा दोनों का बीच का रिलेशन, ठीक है। चलो, मैं ये भी समझाऊंगा कि भाई आरबीआई इतना पैसा छापती क्यों नहीं है ना? आरबीआई होती है, आप पहले ये समझो। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या होती है? सुनो, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आखिर में ये भी बताऊंगा कि आज हम करेंसी क्यों यूज करते हैं, किसने क्यों लिख के दी आरबीआई ने ऐसे। ये सारी कहानी आपको इसमें समझ में आएगी। पहली बात तो आरबीआई क्या है बताओ मुझे। आरबीआई बैंक है। क्या है? बैंक। लेकिन ऐसे वैसे बैंक नहीं है, एक 21 में पैसा डबल वाली बैंक नहीं है, ये एक सेंट्रल बैंक है। ये किसी बैंक है? सेंट्रल। यानी ये सभी बैंकों का माई बाप है। सभी बैंक मतलब जितने भी अदर बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब बैंक, सारी बैंक का माई बाप कौन है? रिजर्व बैंक। इट इज फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक। एक मूवी देखिए, रेडियो से बोलता है वर्ल्ड बैंक क्या है? इट इज फादर मदर ऑफ ऑल बैंक। ऐसी आरबीआई है। आरबीआई का काम क्या है? तो वो काम समझोगे तो आरबीआई आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आएगा ये क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। ये क्या है? एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक तो है, करती क्या है सर? ये काम क्या करती है? तो ये करती है सुपरवाइज सभी बैंकों का। सभी जितनी भी बैंक है उनको क्या करना? सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, या उनके लिए क्या बनाना? पॉलिसीज तैयार करना। कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंकों को बताना कि आप कितने इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो, कितने इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हो। यानी उस इंटरेस्ट को कम ज्यादा करना किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। समझ में आया? इससे क्या होता है सर? इससे ये होता है कि मार्केट में पैसा कितना सर्कुलेट करना है और मार्केट से पैसा कितना खींचना है। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने का रोल भी किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथों में ही होता है। लेकिन आरबीआई एक काम वो करती है, वो है करेंसी को इशू करना। जी हाँ, क्या इशू करना? करेंसी को इशू करना। बस आप समझेंगे कि ऐसा क्या लिख के दे दिया इसने करेंसी पे कि हम आज उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया अपन ने आज। सुनो, ये जो पैसा है ना, ये जो करेंसी है, इस करेंसी की गारंटी किसने दी है? केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार ने क्लियर लिख के दिया, यदि केंद्र सरकार के इस पे से साइन हटा दूं तो इसकी, भले इसमें 100 रुपये लिखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आरबीआई के गवर्नर का साइन हटा दूं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम हटा दूं, तो इसका कोई काम नहीं है। यदि वे खाली पेज पर ही 100 रुपये लिखवा दूं, आरबीआई के सिग्नेचर करवा लूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिग्नेचर साइन करवा दूं और किसी बैंक में जमा कर दूं, उसकी वैल्यू है। लेकिन इसमें सिग्नेचर हटा दूं, आरबीआई का साइन हटा दूं, सब कुछ हटा दूं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भले ही 100 रुपये लिखा हो उसमें, भले ही ये आपका बना हुआ रानी की वाव बनी हो पीछे, या महात्मा गांधी जी की फोटो हो भले हो। आपने मूवी देखी हो पीके?
पीके में वो क्या खाता है, कुछ भुट्टे वुट्टे खाता है आई थिंक, है ना। अब भुट्टे वगैरह पता नहीं क्या लेता है वो ये सोचता है कि गांधी जी वाली फोटो चलती है यहाँ पर। उसने दिखा दी गांधी जी वाली फोटो, लेकिन वो थप्पड़ मार दे रहा है दुकान वाला। फिर वो बोलता है कि ऐसी फोटो लाओ, ऐसी फोटो। क्या है ये? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक करेंसी है आज की तारीख में। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी ये करेंसी की तरह काम कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, करेंसी वो सब होती है जो करेंसी की तरह काम करे। यदि चेक भी करेंसी के फॉर्म है। ये चेक पे भी लिखा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब चेक भी करेंसी के काम करती है। अब जितने भी आपने नोट देखोगे, 100 का, 50 का, 10 का, या 500 का भी, 2000 तक का भी नोट देखा होगा आपने, या 1000 का जो बेचारा शहीद हो गया उस वो भी देखा होगा, तो उसमें भी लिखा है मैं धारक को अदा करता हूं या वचन देता हूं उसको। और कोई भी दुकान वाला इसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, तो कोई भी इसको मना नहीं कर सकता लेने से। यदि पेपर पर भी सिंपल लिख कर दे दिया ना, तो वो लेने से भी कोई मना नहीं कर सकता। भले मना कर देते, कोई उनको इतना कहीं ना कहीं क्या नहीं है, नॉलेज नहीं उसके बारे में, इसलिए वो लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन आप बैंक में दुकान वाले को ये नोट दिखा दो, वो बोले भाई क्या चाहिए बताओ मुझे, एक गड्डी दिखा दो आप, तो क्या आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, जूस पिलवाएंगे, फालूदा पिलवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे फिर। ठीक है। और क्या करती है आरबीआई? आरबीआई सभी बैंकों को डायरेक्शन देती है। ये मैंने बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर। ठीक है। हम्म, चलो, दूसरा क्या करती है आरबीआई? आरबीआई बैंक से बोलती है कि ये आपको क्या करना है, आपको पैसे भी डिपॉजिट करना है, आपको पैसों के लेन देन करना है, सारा कौन बता रहा है? आरबीआई। तो मैंने बता दिया ना, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है सब काम। चलो, अब मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है समझो ऐसे। मान लो मार्कर है मार्कर। अब मार्कर है 20 रुपए का और सबकी जेब में 20 रुपए है, लेकिन बैंक का भी तिजोरी खाली पड़ी है। तो आरबीआई ने बोला यार, अपन बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं, अपन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। दिमाग खराब होगा लोगों का, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो वही लोन महंगा हो जाएगा। वही तो करना है, लोन को महंगा करो। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग लोन नहीं लेंगे तो उनके जेब में पैसा नहीं जाएगा। इसको निकल जाना गाड़ी को, 1 मिनट। चलो, तो फिर क्या करें, तो एक काम करते हैं, अपन इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। बैंकों का दिमाग खराब। आरबीआई से पूछा, भाई साहब यदि इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो कोई लोन लेगा नहीं हमसे। मेरी बात तो सुनो, इंटरेस्ट बढ़ाने से जरूरी है कि लोन नहीं लेगा, पैसे भी तो जमा होगा बैंक के अंदर। क्यों? इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो पैसा बैंक में जमा होगा उस पर इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे इंटरेस्ट कम करा, लोग अपने पैसे निकालना बाहर कर देंगे और लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब लोन लेंगे तो जेब में पैसा जाएगा लोगों की जेब में पैसा गया तो महंगाई बढ़ेगी। अब इस मार्कर को खरीदने के लिए सबकी जेब में पैसा है, तो इसकी वैल्यू अपना आप बढ़ जाएगी। ये 30 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 50 का भी हो जाएगा। मार्केट में जितना ज्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। इसलिए आरबीआई क्या करती है, कंटिन्यूसली आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और पैसे मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा उतना ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा। चलो, इतना क्लियर है आपको? चलो बढ़े आगे। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बैंक सिस्टम। ठीक है, बैंक के क्या सिस्टम क्या क्या है, बैंक किस तरह से काम करती है, और एक चीज पढ़ेंगे क्रेडिट। क्या पढ़ेंगे कल हम? क्रेडिट और पढ़ेंगे। ठीक है। आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया? आज की क्लास में हमने डिस्कस करा सबसे पहले बार्टर। मनी मनी क्या है? इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने डिस्कस करा क्या? बार्टर सिस्टम। फिर हमने डिस्कस करा डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड। फिर हमने डिस्कस करा क्या? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। फिर हमने डिस्कस किया आरबीआई। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है ना।
जो काम क्या करती है, सभी बैंकों को कंट्रोल करना, उसको उनको सुपरवाइज करना। तीसरा, ये क्या करती है, करेंसियों को इशू करती है। क्या करती है, करेंसी को इशू करती है, और करेंसी पे क्या देती है, अपनी गारंटी देती है। किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और एक करेंसी कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ एक गारंटी दी है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यदि आप मना कर दो, चल जाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ वहीं चल जाओ बगल के पुलिस स्टेशन में, उसे बोलो ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नकली तो नहीं है। नहीं तो भैया तुम नकली लेके चल जाओ, सर ने बोला था एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, नकली नहीं असली होने से नोट है ना। असली नोट की पहचान क्या है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी फर्जी, है ना, वो देखो बढ़िया, देखा करो क्या है जीवन में। चलो ठीक है, तो यही पर समाप्त होती है हमारा आज की क्लास या आज का सेशन। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की कहानी, बैंकिंग पढ़ेंगे, लोन कैसे लेते हैं, लोन का क्या होता है, जब बैंक में जाता है तो उसके बाद क्या होता है पैसों का, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके बाद, इस क्लास के बाद जैसे आपकी अगली क्लास होगी, उसके बाद आपके इंसिडेंट की स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ, ये क्लास सिर्फ रिवीजन बेस पर है, ऐसा नहीं आपको मैं हर चीज डिटेल में पढ़ाऊँ। हाँ, इतना मैंने पढ़ा दिया भाई साहब, इससे ज़्यादा किताब में लिखा भी नहीं है जितना अपन ने यहाँ पर पढ़ा दिया है। किताब में इकोनॉमिक में एक चीज लिखी है, मैंने देखा है 70% एग्जाम्पल लिखे उसमें। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बात ही क्या है, अपन तो यहाँ पर हर एक चीज पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है, चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।